आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और एक बार फिर महाभारत लेकर आ रही हूं सीधे मुंबई से लाइव। कहते हैं मुंबई में जिसकी सत्ता होती है उसी का सिक्का बोलता है, लेकिन इस वक्त मुंबई में सिर्फ खामोशी बोल रही है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपना हमला वसूली कांड को लेकर इस महाराष्ट्र सरकार पर तेज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वसूली कांड पर पूरे देश की नजर है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला है। शरद पवार ने बोला है, लेकिन सिर्फ गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए बोला है। और उधर कांग्रेस की चुप्पी तो कई सवाल खड़े करती है। ऐसे में आज इसी चुप्पी पर सवाल महाभारत में। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद महाभारत। वसूली कांड पर महाअघाड़ी मौन, आका कौन? कब सीएम सामने आएंगे और पूरा सच बताएंगे? इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। वसूली कांड के कितने राज तबादलों से धुलेंगे दाग? जो जिम्मेदार अफसर हैं, उन अफसरों के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा। एनआईए की जारी है जांच, एपीआई खोलेगा राज। महाराष्ट्र की लड़ाई राजभवन तक आई। मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए, राज्यपाल जी को अधिकार है। वसूली कांड और ट्रांसफर रैकेट के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आरोप लगने के बाद महाअघाड़ी सरकार को बीजेपी चौतरफा घेर रही है। हर दिन बीजेपी के हमले तेज होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई अब राजभवन में दस्तक दे चुकी है। आज बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और पूरी महाअघाड़ी गठबंधन सरकार पर कई सवाल दागे। इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है। इस बीच महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की है। एक तरफ बीजेपी ने सरकार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग के वसूली रैकेट का आरोप लगाया है। आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बीच वाजे केस और परमबीर के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में खलबली के बीच देर रात महाराष्ट्र में 86 पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इन तबादलों को लेकर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। खुले तौर पर जिन नेताओं के और मंत्रियों के नाम आ रहे हैं सारे वसूली रैकेट में और तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं उस रैकेट में, उनका क्या? महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा। सवाल है आखिर किसे बचाने के लिए रातों रात ट्रांसफर किए गए? इस बीच मनसुख केस को लेकर ठाणे कोर्ट से महाराष्ट्र एटीएस को झटका लगा है। ठाणे सेशंस कोर्ट ने मनसुख केस में एटीएस की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एटीएस को दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। एटीएस की टीम जो यहाँ पर निकल रही है दोनों आरोपियों को लेकर, और अब एनआईए दफ्तर पहुंचेगी और उसी के साथ साथ एनआईए की ओर से अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इससे पहले कोर्ट में एनआईए ने कहा था कि एटीएस जांच में सहयोग नहीं कर रही और जरूरी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। इस बीच वाजे के ड्राइवर ने खुलासा किया कि साजिश वाली वाजे की स्कॉर्पियो 20 से 25 फरवरी तक पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी थी। सवाल है पुलिस के नाक के नीचे ये पूरी साजिश चलती रही और सब मौन रहे। ऐसे खुलासे से साफ है वसूली कांड और ट्रांसफर रैकेट का जाल बड़ा है, लेकिन इस जाल का असली आका कौन है ये सवाल बड़ा है। सवाल ये भी कि इन आरोपों पर पूरा सच कौन बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं वसूली कांड पर महाअगाड़ी मौन, आखिर आका कौन? सवाल महाभारत में आज उठा रही हूं कि कब सीएम सामने आएंगे, पूरा सच बताएंगे, क्योंकि इसी पर प्रहार कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं वसूली कांड के कितने राज तबादलों से क्या धुल जाएंगे दाग? सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि साजिश वाली स्कॉर्पियो पीएचक्यू में रही, हेडक्वार्टर में रही और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। और सवाल महाभारत में यह भी कि मनसुख केस में एटीएस जांच रोकने से आखिर किसको झटका लगेगा? मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीश अवस्थी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, यूपी पुलिस के फॉर्मर डीजीपी हैं, हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही सुजाता पॉल जी जुड़ रही हैं। लेकिन मैं आप सबके साथ महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मेरी 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ मरीन ड्राइव से हैं सृष्टि, एनआईए दफ्तर से सलोनी है और साथ ही एटीएस दफ्तर से बरखा है। लेकिन पहले मैं सलोनी आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये एक तरह से बड़ा झटका एटीएस को भी है। एनआईए को ये जांच सौंपी गई है और एनआईए के लिए सबसे अहम व्यक्ति होगा रियाज काजी, जो कि अब अप्रूवर बन गया है। बिल्कुल सुचरिता, आपने सही कहा, रियाज काजी के अप्रूवर बनने के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। उसके अलावा अब एनआईए के पास मनसुख हिरेन केस की जांच आ गई है, जिसके लिए एनआईए पहले से कोशिश कर रही थी। अब सारी चीज़ों को हैंडओवर किया जाएगा। बरखा ने बताया था कुछ देर पहले कि वहाँ से 2 लोगों को जो अक्यूज्ड हैं उनको लेकर निकली थी मेडिकल के लिए और वहाँ वापस टीम पहुँच चुकी है। यहाँ से दरअसल आपको बता दें सुचरिता कि 2 इनोवा कार्स में जो ऑफिशियल्स गए हैं वो ही उन 2 अक्यूज को लेकर आएंगे और यूएपीए एक्ट अब इस मामले में लग गया। ये बहुत तगड़ा झटका है सचिन वजह के लिए भी, और एटीएस में ये किसके लिए होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए साफ तौर पर अब जांच का जो दायरा है अब वो बढ़ जाएगा। मनसुख हिरेन केस को इससे जुड़ा हुआ माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये एनआईए के पास आएगा तो चीजें और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट की जा सकेंगी और समझ में आएगा कि कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, कैसे प्लॉटिंग की गई। लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क खुलासे भी कर रहा है, हमने पल पल की जानकारी दर्शकों तक अपने पहुंचाई, कैसे एक 5 स्टार होटल में रुके थे 5 दिन सचिन वजह, उनके साथ एक महिला भी वहां पहुंची थी। इसी के साथ केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये झटका एटीएस के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो नाम छुपाना चाह रहे हैं इस केस में? बरखा। बिल्कुल सुचारिता, देखिए केस ट्रांसफर हुआ है और जो लोग नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो सबसे बड़ा तगड़ा झटका लगा है। एटीएस दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दोनों ही आरोपियों को लेकर मेडिकल कराकर वापस एटीएस की टीम पहुंची और कहा यह जा रहा है जो कुछ ही देर पहले इनोवा गाड़ियां एनआईए टीम वहां दफ्तर से निकली हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंची। करीब 1 घंटे का रास्ता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो टीम्स यहाँ पर होंगी। और अंदर की अगर हम बात करते हैं, देखिए सुचारिता, अभी जो पूरा का पूरा पेपर वर्क होता है वो फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी सबूत इन यहाँ पर एटीएस टीम की ओर से इकट्ठे किए गए हैं, जो बयान यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, सब कुछ एनआईए टीम को सौंपा जाएगा। और अब ये उम्मीद की जा रही है, देखिए सुचारिता, कि मनसुख हिरेन केस में निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि वो एटीएस टीम जो सीधा गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करती है वो तो खुद ही परमबीर सिंह की चिट्ठी के संदेह के घेरे में कहीं फंसे नजर आ रहे थे। इसी वजह से कहा जा रहा था कि निष्पक्ष जांच अगर होगी तो आखिर होगी कैसे। अब जो जांच गृह मंत्रालय की ओर से सौंपी गई थी एनआईए को वो पूरी तरह से ट्रांसफर। जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो रहा है तो ऐसे में वो संवेदनशील मामले दर्ज होते हैं जो देश की अखंडता, देश के किस तरह से एकजुटता पर वार करते हैं, संवेदनशील मामले। और ये हमला क्या नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो पूरा मामले की खनक है वो पूरे देश में सुनाई दे रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, जैसा आपने कहा यूएपीए यहाँ जाहिर तौर पर लग रहा है। एनआईए ने मनसुख केस भी अब अपने अंडर में ले लिया है। ये इसलिए भी क्योंकि आप सोचिए कि जिस पुलिस फोर्स को पूरा देश सलाम करता था, उसकी काबिलियत के बारे में बात करने की लोगों को सलाह दी जाती थी कि आपको देखना है तो आप महाराष्ट्र की फोर्स को देखिए। और यही के कुछ ऐसे टॉप कॉप
आप समझिए पुलिस कमिश्नर जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो जाए तो पूरी फोर्स कटघरे में खड़ी हो जाती है। महज चंद लोगों की वजह से पूरी फोर्स पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं सरकार के साथ साथ। और इस वक्त मैं मंत्रालय पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं। सुबह हमने देखा था कि राजभवन पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 100 ऐसे मामले उन्होंने राज्यपाल को सौंपे थे कि इसमें सरकार ने अपनी नैतिकता नहीं दिखाई है। जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री की नहीं थी कि अगर टॉप कॉप इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, गृह मंत्री के ऊपर इतने बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं, सीडीआरस निकल रही हैं, फुटेज निकल रही है, कॉल रिकॉर्डिंग्स बीजेपी निकाल रही है, तो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपने प्रदेश में क्या हो रहा है मुख्यमंत्री इस पर बयान दे? बैठक जब खत्म होगी मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि सारी डिटेल्स वहां से निकलकर आती है कि नहीं, लेकिन बस कोशिश ये है कि कोई ना कोई आवाज जरूर गूंजे, सिर्फ खामोशी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि, बरखा सलोनी और किशोर जी। मैं आपके पास पहले आ रही हूं, सिर्फ ये बता दीजिए खामोशी कब तक रहेगी? खामोशी कब तक रहेगी? समुंदर के किनारे हो तो जरा जान बचाना, गिर न जाओ। तो मैं बता रहा हूं कि खामोशी कहीं नहीं है, खामोशी कहीं नहीं है। हमारे सब मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ये नहीं पूछते कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कभी बोला नहीं, आज तक कभी वो मीडिया से मिले नहीं। वो तो मेरे मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और एनआईए के पास पूरी जांच जाने के वजह से अब एनआईए सत्य लेके आएगी और वो सत्य दुनिया के सामने रखा जाएगा। हमने गंभीरता से लिया है। हमारे मुख्यमंत्री हमारी महाराष्ट्र जनता को एप्रोप्रिएट टाइम पर अपना डिसीजन बताएंगे। ये बात मैं रिपब्लिक भारत के मंच से आपको और पूरी महाराष्ट्र के जनता को बताना चाहता हूं। हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना है और ये जो वसूली वाला चार्ज है ये बेबुनियादी है। अगर इसमें कोई भी सबूत है तो विपक्ष लेके आ जाए। विपक्ष अगर एनआईए को देता है तो एनआईए भी दे दे और एनआईए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी आपसे, केंद्र के कंट्रोल में है। किशोर जी आपने कहा कि समुंदर के पास है, शोर बहुत है। मुंबई शहर में समुद्र का शोर हमेशा से रहा है सर, लेकिन मुंबई शहर में जिसका सिक्का बोलता है सर वो आज खामोश हैं, इसीलिए ये खामोशी खल रही है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, बैठकों का तो शोर बहुत हो रहा है सर, बयानों का शोर नहीं है। बयान सिर्फ दूसरी तरफ से क्यों आ रहे हैं आप पर हमला करते हुए? एक बार तो कोई बयान आए, कांग्रेस चुप, मुख्यमंत्री आवास चुप, पवार आए वो सिर्फ बचाने आए। नहीं, आपने कान में रुई डाल लिए तो क्या करूं? हमारे सब मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं और मैं तो जोर जोर से बोलता हूं तो तुम्हें भी मालूम है, लेकिन सभी तो बोल रहे हैं। हमारे तरफ से हमने हमारा पक्ष रखा और हमने दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए अभी एनआईए जो करना है वो करेगी। अब विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, ऐसा लगा रहा है कि पूरा कानून और व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया है। क्या भ्रष्ट अधिकारी पहली बार ही देखे गए? क्या ये भ्रष्ट अधिकारी पहले बार ही है? क्या बीजेपी के राज में 2017 में 9-10 दलालों को पकड़ा गया था? समस्या सिर्फ ये नहीं है, ये समस्या नहीं है क्या सर। नहीं हुई? किशोर जी मैं एक चीज बोलूंगी सर, आप भ्रष्ट अधिकारी कहकर मामले को समाप्त क्यों करना चाह रहे हैं राजीव जेटली जी? क्या ये मामला सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी तक सीमित होगा? इसकी गूंज अगर आज मंत्रालय में सुनाई दे रही है तो ये सिर्फ क्या अधिकारियों तक सीमित है राजीव जेटली जी? और मैं कान की रुई की बात नहीं कर रही हूँ, कान में रुई नहीं, मैंने नहीं, पूरे देश ने निकाल कर रखी हुई है, सब जानना चाह रहे हैं, सिर्फ आवाज नहीं आ रही है उधर से। राजीव जी नहीं आ रही है। सुचरिता जी आप थोड़ा कोशिश कीजिए, उनकी दीवार के पास जाइए, देखिए अंदर कितनी बुरी तरह से लड़ाई हो रही है वहाँ पर बंटवारे को लेकर। मेरा पैसा इतना यहाँ पर बस गया, मेरा पैसा इतना फंस गया, ये अधिकारी लेके भाग गया, आप लोग मुझे कैसे डिफेंड करेंगे? अंदर लड़ाई चल रही है इनकी इस बात को लेकर कि किसका कितना पैसा बनता था और कितना पैसा मिला है। ये तो अधिकारी बाहर बोल रहे हैं आप, ये तो जो अब इनके अधिकारियों ने खुद आकर बोल दिया मेरी ड्यूटी कितने पैसे की लगाई थी। 100 करोड़ रुपए तो एक अधिकारी की लगाई थी। सोचिए कितना जूनियर लेवल का ऑफिसर, उसको पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेवारी दे दी थी कलेक्शन की। तो ये कलेक्शन की केवल पुलिस की नहीं है, इसी तरीके से कलेक्शन की अलग से भी होगी, एक्साइज की अलग होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अलग होगी, अलग अलग विभागों की। आप सोचेंगे तो 5-5 हज़ार करोड़ रुपए घोटाला नजर आएगा।
आज चिंता इन्हें सरकार की नहीं है, चिंता इस बात की है कि इसके हिस्से क्या क्या पड़ा। और ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं जो सड़कों पर आ गई है, ये भी उसी का नतीजा है। जिसके पास काम आया, जिसका हिसाब ढंग से नहीं हो पाया, उसने आकर के इस बात को उजागर कर दिया। और पूरे देश ने देखा कैसे एक तो बताइए कैसे बेशर्मी से अपने गृह मंत्री को बचाया जा रहा है, जिसके ऊपर सीधे सीधे इल्जाम लग चुके हैं और प्रूव भी हो चुके हैं। अरे भाई, धारावी की स्लम का प्रोजेक्ट कितने में दिया, आरे का, अरे आपको नहीं पता तिवारी जी, आपको बेचारे आपको नहीं बताएंगे, आपके हिस्से में नहीं आया ना कुछ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप चुपचाप बैठिए, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, वो ऊपर की बात है उनकी। अरे आपको तो वैसे ही बोल दिया, हिदायत दे दी आपको। आपको वो जो सांसद है ना, जो सांसद है, जो संसद में दूसरे सांसद को धमकाते हैं, उनसे जाके पूछिए उनको कितना खतरा है। उन्होंने तो ये भी बोल दिया अगर तुम हमारे प्रदेश में आए तो उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे हम। एक सांसद, महिला सांसद को इस तरीके की धमकी देना, फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए ना, कहाँ तक चली गई आप। थोड़ा तो रहम करिए यार, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक ही तो जगह ऐसी थी जहाँ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अपनी बात पूरी तरह से रख सकता हूँ। आपने वो जगह पे भी धमकाना शुरू कर दिया। और महाराष्ट्र के लोग भी तो आपके अपने हैं। राजीव जेटली ये गुजरात सर वो आपके गाँव की है, महाराष्ट्र के लोग आपके अपने हैं, तो सबकी सुनिए, सबकी सुनिए। हाँ, ये महाराष्ट्र है और यहाँ पर आपकी सरकार है। आपकी सरकार का मतलब ये होता है कि हम जो चाहेंगे वो होगा। एक सेकंड सर, ये डिफेंस तो राजीव जेटली देंगे गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र में, मैं नहीं बोलूंगी उसमें, लेकिन वहाँ एक सिटिंग मुख्यमंत्री जांच के दायरे से गुजरा है, वो याद कर लीजिए आप, वो याद कर लीजिए। तो ये मत कहिए। और दूसरी बात, वो राजीव जेटली जी जाने और आप जाने, लेकिन मैं पहले अग्निजेश जी के पास जाऊंगी अभी। तो सर उनको तो क्लीन चिट मिली है। अभी आप कहते हैं ना किसी ट्वीट की इंक्वायरी करवानी है, लता मंगेशकर जी की, तेंदुलकर की जी, अभी ट्वीट की इंक्वायरी हो जाती है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक मिनट अग्निजेश जी के पास जाऊं और मैं संजय जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट किशोर जी, एक मिनट। ये छोटा बम है, ये बड़ा धमाका करेगा, मारने की वाली पार्टी है। मैं एक मिनट, अग्निजेश जी सबसे बड़ी बात यह है कि तीन पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं, मिलकर सरकार चला रही हैं। और आज जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं उस पर आना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि सब तरफ खामोशी क्यों है, सिर्फ शरद पवार सामने आते हैं, और वो भी आए सिर्फ अनिल देशमुख को बचाने के लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और मैं अपेक्षा ये करूंगा कि बीच में ना कोई बोले। सुचरिता, अभी भी इस केस को शायद सही रूप में नहीं देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि अनुमान गलत निकला महाराष्ट्र सरकार का। उनको लगा कि जिस तरीके से पहले हत्या होने पर आत्महत्या कह करके पोस्टमार्टम अपनी मर्जी से करा करके जितनी भी कमियां हों ये सब कुछ मिला करके बचा लेंगे। मनसुख हिरानी की भी आत्महत्या घोषणा कर दी गई थी और बच जाएंगे और 2, 4, 5 दिन में ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरानी को ये भी कहा कि 2-4 दिन के लिए तुम अरेस्ट हो जाओ, बाद में बचा लूंगा। लेकिन ये मामला चला गया एनआईए में, और जो ही एनआईए में गया तो ही परमवीर को लगा अब मैं नहीं बच सकता, उसने चिट्ठी लिखी। उसके बाद जिसको लगा कि नहीं बच सकते उसने सब सामने आने लग गए और ये सारे राज खुलने लग गए। इसके बावजूद आप जानिए 3 दिन पहले तक सामना और संजय राउत परमवीर सिंह की बहुत ज्यादा तारीफ करते रहे, बहुत बढ़िया पुलिस अधिकारी है। जिस दिन उसने पत्र लिखा उस दिन तक सामना में ये लिखा और ये कहते रहे कि बहुत अच्छा पत्र। और सचिन वाजे के लिए तो कहा था कि वो क्या ओसामा बिन लादेन ने क्या जो उसके पीछे पड़ गए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। ये सब कुछ ऐसा था। अब ये सोचते हैं कि सिर्फ पुलिस वाले, अरे सब कोई मिले हुए हैं इसमें, कोई पुलिस वाला, ये सबको। आप तो मुंबई में हैं सुचरिता जी, आप मुंबई के किसी आदमी से पूछ लीजिए, किसी दुकान वाले से पूछ लीजिए कि क्या होता है वहां पर, कैसे हफ्ता वसूली होती है। लेकिन ये हफ्ता वसूली का सवाल नहीं था, सवाल ये था यहाँ पर आ गया सिर्फ हफ्ता वसूली का होता, एक आध लोगों की हत्या होती तो ये मामला वहीं का वहीं ठंडा पड़ गया होता। एनआईए के आने से, और इसलिए महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी चालाकी से सचिन वाजे की कस्टडी मांगी ताकि हमारे और सचिन वाजे के बीच में तारतम्य बन जाए, क्या कहना है उससे क्या बयान दिलवाना है, ये सब तय हो गया था। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाया, इसके मामला इतना सामने आया है। इसको समझो, ये मनसुख हिरानी की हत्या आत्महत्या में जैसे सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है। बात ये है कि अब जैसे सावन के अंधे को सब हरा नजर आता है। एक मिनट, एक साथ मत बोलिए किशोर जी, एक मिनट आपकी बारी। सर मैं आपकी
बारी के पास आऊंगी ना, आप बहुत वरिष्ठ है सर, ऐसे एक मिनट संजय जी, परमवीर सिंह आपके साथ थे जब तक तो वो ईमानदार अधिकारी थे, आज वो बीजेपी के एजेंट हो गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आज वो एजेंट हो गए, कल तक आपके साथ थे तो सरकार उनको ईमानदार अधिकारी का सर्टिफिकेट दे रही थी। यही तो, इसी पर तो सवाल उठ रहे हैं, सहूलियत के हिसाब से अधिकारी, पोस्टिंग रैकेट, इसी पर सवाल उठ रहे हैं संजय जी। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें जांच का विषय होती है और एक सिर्फ चिट्ठी के आधार पर किसी भी निर्णय पे पहुंचना और अपना आदेश सुनाना, ऐसे आदेश सुनाना कि जैसे सब कुछ इन्हीं के सामने घटा हो और ये सब कुछ इनसे प्रत्यक्षदर्शी हो, तो ऐसा नहीं होता। करप्शन के किसी भी चार्ज के अंदर डिमांड, एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी और ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चिट्ठी में लिख दे कि सुचरिता कुकरेती को 10 करोड़ रुपए दिए गए और वो 10 करोड़ रुपए दिए कहाँ गए, उसकी ट्रांजैक्शन तो हो, कहीं कोई प्रूफ तो हो। तो ठीक है, आरोप कोई भी लगा सकता है हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की, हर किसी की अपनी अपनी विडंबना है दिल की कि किसके दिल में क्या विडंबना है क्या नहीं है, लेकिन जब तक किसी चीज़ के अंदर कुछ सस्पिशियन नहीं मिलता है, जब तक की कोई जांच नहीं होती है, तब तक किसी बात को कहना ठीक नहीं है। और लेकिन सुचरिता कुकरेती को पद पर बनाए रखेंगे, ऐसा होगा क्या? संजय जी बताइए ना, आरोप लगाने वाले को तो आपने पद से हटा दिया क्योंकि वो आरोप लगा रहे थे, उनका तबादला हो गया, लेकिन जिन पर आरोप लगे उनका क्या, उसी पर तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को जब हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, इसके पीछे सबसे पहले अहम एक ही चीज़ देखी जाती है कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं उसमें शक का दायरा कितना आता है और सस्पिशियस क्या मिलता है। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया में ये पाया जाता है कि इसके अंदर किसी तरह का एविडेंस नहीं है तो उस पर एक्शन नहीं किया जाता, और जहां लगता है कि कहीं सस्पिशियस है, कुछ है, तो वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग ये होता है, ट्रांसफर की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। नहीं, लोगों को बताइए प्लीज सर, मुझे नहीं। प्रथम दृष्टया क्या है? ये होती है, प्रथम दृष्टया कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है, ये किसने देखा सर? प्लीज बताइए जरा सर, प्लीज बताइए किसने देखा और क्या था प्रथम दृष्टया, प्लीज बताइए। प्रथम दृष्टया की देखिए, आपने अब कई केसों को आप मिक्स मत कीजिए। आप मनसुख हिरेन केस किस मामले में आप प्रथम दृष्टया जानना चाहती है? मैं पहले अनिल देशमुख जी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे उसको बोल देता हूँ। आपने कहा प्रथम दृष्टया जब कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो कई मामलों को आप मिक्स मत करें। आप पूछे किस मामले में आप पूछना चाहती हैं? किसने ये सर्टिफिकेट दिया, किसने ये सर्टिफिकेट दिया सर? संजय जी देखिए, आप खुद जानते हैं, आप खुद अपनी बातों में प्रथम दृष्टया सर्टिफिकेट देने वाले कौन है भाई? किसने देख लिया एविडेंस? किसने एविडेंस देख लिया? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं। अलग-अलग केस की अलग-अलग चीजें होती है, हर केस की अलग कड़ी होती है। अनिल देशमुख जी पर जिस तरह से आरोप लगे, महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं। कुछ सवाल तो एनआईए देगा आपको, कुछ सवालों के जवाब तो एनआईए देगा। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई के पास इंक्वायरी गई थी, केस गया था, ईडी के पास गया था और एनसीबी के पास गया था, वैसे ही अब ये केस तो उनके पास जा चुका है, एनआईए के पास। अब उसका जवाब आप एनआईए से मांगना। हाँ। कि अब 4-5 दिन बाद हम पूछेंगे कि क्या हुआ इसके अंदर, जैसे हम पूछते, जैसे आप हमसे पूछते हैं ऐसे अब एनआईए से पूछेंगे क्या? आपने बोला कि प्रथम दृष्टया, सर मेरी बात सुनिए, आपने बोला प्रथम दृष्टया कोई एविडेंस नहीं था, तो मैं पूछ रही हूँ कि प्रथम दृष्टया एविडेंस क्यों नहीं था सर? किसने देखा है? ये किसने सर्टिफिकेट दिया कि प्रथम दृष्टया कोई एविडेंस नहीं है इसलिए खारिज कर दीजिए? कोई एविडेंस नहीं है, कोई जांच नहीं होगी, ये बात करें, ये आपने तय कर लिया सर, ये आपने तय किया है, ये नहीं पता, और इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं होगी जांच। सर आपको मामला ही नहीं पता है, आपको मामला ही नहीं पता, इतने सारी चीजें सामने आ गई, आप बोल रहे हैं मुझे मामला बताइए। एक मिनट, एक मिनट सुनिए, डीजीपी विक्रम सिंह है मेरे साथ, एक सेकंड रुकिए सर। डीजीपी विक्रम सिंह है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। डीजीपी साहब मुझे ये बताइए, एक चिट्ठी लिखी गई, वसूली कांड का जिक्र किया गया, एक पुलिस कमिश्नर वो अपने पद से हटाए गए, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये पूरा मामला पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है, पुलिस में पोस्टिंग ट्रांसफर का मामला आ गया, लेकिन अभी भी प्रथम दृष्टया देखकर क्लीन चिट दे दी गई सबको, यानी सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर कर रहा था सब कुछ, प्रथम दृष्टया पता चल गया इन्हें। सुचरिता जी, प्रथम दृष्टया की परिभाषा फिर आपको नहीं मालूम है। प्रथम दृष्टया ये है कि पुलिस कमिश्नर जिसको की सारी जानकारी थी, उसने अपने हस्ताक्षर से आवेदन पत्र दिया,
पहले आपने बचाव में कहा कि यह आपका ईमेल आईडी नहीं है, खारिज हो गई। फिर आपने तर्क दिया आपके दस्तखत नहीं है, खारिज हो गया। आपके आवेदन पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया ये सबूत मिले कि सचिन वाजे की 6 गाड़ियां हाई एंड बरामद हुई। प्रथम दृष्टया ये मिला कि उसकी गाड़ी से 5 लाख नकद बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया ये नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। प्रथम दृष्टया ये कि मनसुख का कत्ल हुआ। प्रथम दृष्टया ये कि सचिन वाजे को रिहैबिलिटेट कर। अरे पहले सुन लीजिए प्रथम दृष्टया जरा, उसके बाद जरा मौका और जो चिट्ठी रश्मि शुक्ला ने लिखी उसके विषय में बात कर रहे हैं। सचिन वाजे के केस की बात नहीं है आज करके संजय जी आ रही हूँ आपके पास, सचिन वाजे की विवेचनाएं पर बात नहीं है। आपने उसको वो विवेचनाएं दी जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। आपने उसकी डकैती के पर्दा डाला, के पास जाऊंगी इसको कहते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, पद से हटाया नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार। और कोई परिभाषा सुन लीजिए तो वही सुन लीजिए। और सुजाता जी जुड़ी हुई है। सुजाता जी मुझे बताइए, आज देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधे कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर पूछा है कि अगर इस वसूली कांड में आपका हाथ नहीं है तो क्यों चुप है, या फिर इस वसूली कांड में हिस्सा आपका भी है। ये देवेंद्र फडणवीस का सवाल है। देखिए, जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी की बात है, इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा। देवेंद्र फडणवीस जी अभी भी भड़बड़ाए और बौखलाए हुए हैं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि 15 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया, मगर 16 महीने लग गए हैं और अभी तक ये उस सरकार को नहीं गिरा पाए जहां पे ये 3 दिन की सरकार बनाए थे और इन्हें इस्तीफा देकर हटना पड़ा। एक तो हो गया ये विषय, तो ये पॉलिटिकल एंगल हो गया। अब दूसरा विषय जो आता है उसमें जो असली विषय है कि किस प्रकार से जेलेटिन स्टिक्स एक गाड़ी में मिले और तमाम तरह का भ्रष्टाचार भी दिख रहा है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी दिख रही है। पुलिस का जो रोल दिख रहा है उसमें मैं फिर कहना चाहती हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते रहते हैं, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सितंबर 2006 में जजमेंट आया था, उसमें ये सारी बातें उठाई गई थी कि किस प्रकार से ट्रांसफर्स होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं और पुलिस में रिफॉर्म्स करने के लिए पॉलिटिक्स से उसको अलग करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम परमवीर सिंह को देखते हैं तो परमवीर सिंह ने एक्यूजेशन जो किया है वो पलटवार यानी कि रिटेलिएशन में किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो क्या कर रही है, वो बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन कर रही है। सुजाता जी मुझे बस 1 मिनट दीजिए। सुजाता जी मुझे 1 सेकंड दीजिए। मैं सॉरी मैम, मैं इंटरजेक्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि एक सरकार को गिरा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उस बात की ऐसा लग रहा है कि खलिश है। मुझे ये बताइए, सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं इसलिए मनसुख हिरेन की हत्या करा दी, सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं इसीलिए जिलेटिन की छड़ें थी वहां पर। ये मामला मनसुख हिरेन की हत्या से खुला है। आप उस हत्या को, इस पूरी साजिश को इग्नोर करके देखना चाहती है तो आपकी मंशा है, लेकिन इन सब पर भी तो बोलिए, ये हो क्या रहा था महाराष्ट्र में। मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल किसी हर विषय पे बोल रही हूँ और यही कह रही हूँ कि जो मनसुख हिरेन एक व्यक्ति की हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। हमारा ध्यान इससे हट जा रहा है। जेलेटिन स्टिक से गाड़ी में आई, ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मनसुख हिरेन को न्याय ना मिले। जो कॉन्स्पिरेसी हुई वो क्यों हुई, मैं बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाया जा रहा है उसमें केवल सचिन वाजे को गाड़ी तक जाते हुए दिखाया जा रहा है, परंतु अगर वो सीसीटीवी फुटेज भी हो जिसमें ये दिख जाए कि गाड़ी किसने प्लांट करी तो शायद और आसान हो जाएगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करने में और इस पूरी चीज को सॉल्व करने में। और किसी को भी क्लीन चिट इस वक्त नहीं दे सकते, मगर पुलिस में भ्रष्टाचार है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता। महाराष्ट्र की सरकार को देखिए। सुजाता जी आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा प्लॉट विपक्ष ने तैयार कर दिया सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने के लिए। इतनी बड़ी साजिश एक सरकार गिराने के लिए कर दी गई क्या? राजीव जेटली जी, इन सुजाता जी की बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है, राजीव जी मुझे ऐसा लग रहा है पूरी साजिश सिर्फ इसीलिए रच दी गई। भाई आप लोगों ने रच दिया, ये सब कुछ आपने कर दिया सरकार गिराने के लिए। कोई हैरानी नहीं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी ने ली है।
ये भी हैरानी नहीं है कि सरकार तो हमारी चल रही है लेकिन हफ्ता वसूली भारतीय जनता पार्टी यहां से करती है। कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा इनको सरकार की चिंता नहीं है, चिंता अंदर कुछ और है। ये तो प्रवक्ताओं को अलग निर्देश दिए जाते हैं, सांसदों को अलग निर्देश दिए जाते हैं। सांसदों को बोले जाता है संसद में जाकर धमकाओ, उनको बताइए कि हमारे प्रदेश के अंदर रहना है तो हमारे साथ बात करनी पड़ेगी, हमारे हिसाब से बात करनी पड़ेगी। हमें ये बोला जाता है चुप करके बैठिए, आपको बोलना नहीं है। मतलब मुद्दा यहाँ पर देखिए कितना गंभीर विषय है, लेकिन इस विषय को लिया कैसे जा रहा है। इनके प्रवक्ताओं को थोड़ी भी अगर इनमें इंसानियत होती तो कहते हैं कि हाँ हमारे जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे अलायंस पार्टनर हो, कितने बड़े से बड़े नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें कम से कम इतनी बात तो कबूल कर लेनी चाहिए। आप बार बार इस बात को आपको बता के, क्या आपको ये बताकर भेजा गया है क्या कि आपने केवल भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको ही बचाव करना है, और बचाव करने के लिए आपके पास तथ्य हो या ना हो कुछ भी बात रख दीजिए। अरे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उसके बाद इतने सारे विस्फोटक वहां से बरामद हुए हैं। आपके सीनियर आईपीएस आपके एक अधिकारी जिसको आपने अपने प्रवक्ता बना के रखा, उसको वापस आपने नौकरी दे दी, जिसको सस्पेंड किया गया था। जी एक मिनट। और वो व्यक्ति सचिन वाजे एक गाड़ी लेकर मुंबई भर में घूमता है जो गाड़ी उसकी नहीं है। वो गाड़ी एक 5 सितारा होटल में लेकर जाता है। उसके बाद वो गाड़ी जिलेटिन छड़े एंटीला में पाई जाने से पहले वो 5 दिन तक पुलिस हेडक्वार्टर में रहती है किशोर तिवारी जी, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं है। आप ये मानना चाहेंगे या फिर आप महाराष्ट्र के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि किसी को कुछ नहीं पता था? 5 दिन तक एक एपीआई गाड़ी में पूरी प्लॉटिंग करता है जिलेटिन छड़े रखने की। ये सब साजिश हो जाती है या पूरा एक्सप्लोसिव्स का एक पूरा खाका है और किसी को पता नहीं था? पुलिस महकमे में कोई भनक ही नहीं थी। यानी जिलेटिन की स्टिक वाजे ने रख दी, ये साबित हो गया ना, और वो गाड़ी यूज करता था ये भी साबित हो गया। अरे एनआईए ने जो सबूत लाए हैं वो सबूत अधूरे हैं। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सचिन वाजे का पूरा आने की बाकी है। ये तो एटीएस ने कहा कल सर। अरे एटीएस ने ये भी कहा। तो सर यही तो सवाल है कि सचिन वाजे सब कुछ खुद कर रहा था। एटीएस ने बोला कि मर्डर भी किया, लेकिन अभी आप देखो एटीएस जब तह तक जा रही थी कि किसने मर्डर करवाया तो एनआईए के तरफ ले लिया इन्होंने। कल जो वाल्वो की गाड़ी पकड़ी एटीएस ने, मैं एक चीज आपसे किशोर जी, एनआईए की तरफ ले लिया। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। आप एक चीज जरा सोचकर अपने हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मैं अग्निजय जी के पास जाती हूँ तब तक। अग्निजय जी जो बात किशोर तिवारी कह रहे हैं, एक अकेला सचिन वाजे, उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उसने सब कुछ कर लिया और ये उसी का गेम प्लान था और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ये पूरे महकमे में क्या चल रहा है, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, मर्डर सब हो रहा है मुंबई में। और अगर किसी को इसके बारे में भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो जो उन पदों पर बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सब पता हो, वो क्या कर रहे थे? अगर नहीं पता थी सर, अगर नहीं, नो सर, डोंट से दिस, डोंट से दिस किशोर तिवारी। मैं आपसे सिर्फ एक मिनट एक सेकंड रुकिए, दोनों एक साथ मत बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूँ। किसी महिला को गाली देने के बाद कहते हैं कि ये तो नॉटी शब्द था, उसका नॉटी अर्थ था, उनसे मैं बात भी नहीं करना चाहता, चुप रह जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे शर्म रहेगी थोड़ी सी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एटीएस की ये बड़ाई कर रहे हैं, उस एटीएस जो है वो स्कॉर्पियो 15 दिन तक पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी रही और एटीएस नहीं पकड़ पाई। एनआईए ने 24 घंटे के कम समय में उसको पकड़ लिया, उस स्कॉर्पियो को। शर्म हो तो जरा चुप रहिए आप। लोकतंत्र में जवाबदेही चुनी हुई सरकार की होती है। अभी वसूली हो रही है कि नहीं, हत्या हो रही है कि नहीं, तो ये जिलेटिन की छड़ी जा रही है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, चुनी हुई सरकार की है, चुनी हुई सरकार की है। वो जिसमें अगर उसका पुलिस वाला ठीक नहीं है, ठीक काम नहीं कर रहा, आपको मालूम है सचिन वाजे एक पत्रकार के घर AK-47 लेके और आपका मंत्री कहता है कि हम उसको ऐसा कर देंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा। इन्होंने आत्महत्या का व्यापार करता था। महाराष्ट्र में करो और आत्महत्या दिखाओ, हत्या करो और आत्महत्या दिखाओ।
सुशांत सिंह राजपूत कोई और हो, हत्या कर दो और अपनी मर्जी से करा करके उसको आत्महत्या करा दे। तो यही मनसुख हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरीके से सरकार परमवीर सिंह और सचिन वाजे ये इस बात को आत्महत्या तय कर देते। पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी बात करते हो। घर तोड़ दिया कंगना रनौत का और उसको नोटिस करते हो, शर्म नहीं आती? अरे बाप रे, कंगना रनावत के वकील चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी कोर्ट के आदेश से तोड़ा है। एक सेकंड मैं गाली देने वालों से बात निकालोगे। अरे कितनी महिलाओं को मैं एक बार किशोर जी से बात नहीं करता हूँ। अरे किशोर जी आप सीधे ये आरोप लगा देते हैं कि आप प्रवक्ता हो रहे हैं। एक मिनट सुनिए किशोर जी, आप सुनना भी तो। सर आप उम्र में बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, इसीलिए मैं आपको टोकना नहीं चाहती हूँ। सर मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं आपके ऊपर चिल्लाकर बोलूं कि सर मत बोलिए। आप थोड़ा सुन भी लीजिए। सर गुजारिश कर रही हूँ आपसे, सर गुजारिश कर रही हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं तब भी मैं गुजारिश के टोन में बात कर रही हूँ। सर मैं गुजारिश कर रही हूँ कि सुन लीजिए सवाल। आप बोलते हैं कि प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा और ये मैं मुंबई की तरफ से पूछ रही हूँ। महाराष्ट्र के लोग ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि इतनी बड़ी साजिश महाराष्ट्र में मुंबई में रची गई तो सचिन वाजे अगर वो अकेला कर रहा था, आप कह रहे हैं किसी को नहीं पता, कोई और उसमें शामिल नहीं था। मैं मान लेती हूँ नहीं शामिल था, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, एक्सटॉर्शन, मर्डर, डकैती, सब वसूली। तो कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये सब राज्य में ना हो, ये देखा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए? किसकी जिम्मेदारी है किशोर तिवारी जी? प्लीज टेल मी। हाँ, ये हमारी जवाबदारी है और जो कुछ भी हुआ उसको हमने गंभीरता से लिया है। मेरे मुख्यमंत्री एक्शन में आ चुके हैं और मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं कि बेबुनियादी चीजों पर आप लोग ख्याल मत दो। यहाँ सब सुरक्षित है, किसी की जान माल को खतरा नहीं है। बीजेपी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है। ये बात सूरज के तरीके, सूरज के प्रकाश के तरीके सकते हैं। हमारे को कोई हटा नहीं सकता, हमारा कोई भी आदमी। तो फिर आप ये बोल देना कि ये सब चीजें सिर्फ आप ये बोलिए, फिर रोज ये बैठकें क्यों हो रही हैं? रोज ये बैठकें पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं, रोज शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? कहाँ जाना है? जो सारा बिन लादेन नहीं है। एक बार डीजीपी विक्रम सिंह, आई वांटेड टू हैव द लास्ट वर्ड सर, क्योंकि आप पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सर, पुलिस महकमे के बारे में लोग कहते हैं कि अगर पुलिस महकमा बहुत हद तक कुछ कर रहा है सर, पुलिस महकमे में क्या हो रहा है, उस महकमे का नेतृत्व किसके ऊपर है? पुलिस महकमा अगर कुछ गलत कर रहा है तो आला अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या सरकार जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है? विक्रम सिंह जी। हरगिज नहीं सुचरिता, बिल्कुल नहीं हट सकती है। 100% जिम्मेदारी पुलिस नेतृत्व की तो है ही है, उसके साथ साथ राजनीतिक उत्तरदायित्व भी है। सुचरिता मैं कहूंगा ये भयावह स्थिति है जो सांप से खेलते, दोज दैट प्ले विद द शॉट शैल फिनिश विद द शॉट। तो सांप पालते हैं, सांप से डसे भी जाते हैं। और मेरा एक और परामर्श होगा, रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने वाला है, आपके चैनल के माध्यम से उसको उच्च कोर्ट की सुरक्षा दी जाए, वरना इसकी प्रबल संभावना है कि उसकी हत्या की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस मुंबई शहर से सवाल, सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि मैं वो सवाल उठाऊं जो यहाँ आम मुंबईकर पूछ रहा है, क्योंकि उनके शहर में वसूली, डकैती और हत्या तक हो जा रही है, तो जिम्मेदारी किसकी है ये वो पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए।